Hello student, this is the part 5 of the chapter 3 electrochemistry. In this video we are going to cover electrolytic cell and electrolysis. अभी तक हमने पार्ट 4 में हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा जिसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल था डैनियल सेल. गैल्वेनिक सेल में क्या होता था? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना. एक रिडॉक्स रिएक्शन होता था जो कैसा होता था? स्पॉन्टेनियस होता था, मतलब जो खुद से रिएक्शन हो जाते थे. गैल्वेनिक सेल में खुद से केमिकल रिएक्शन होता था और उसके बाद दो वेसल्स होते थे जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता था और उस रिएक्शन की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे. ठीक है, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते थे ताकि वो ओवरऑल सेल की न्यूट्रलिटी को बना के रखे, सर्किट को कंप्लीट करके रखे. तो ऐसा हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े, शी पढ़ा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, और ओवरऑल सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालना है, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालना है, ये सब हमने उसमें से पढ़ा. ठीक है, आज हम लोग दूसरे टाइप के सेल की बात करेंगे जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, क्लास 10th में हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है. जैसे आपने मेटल एक्सट्रैक्शन 10th में जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जो एलिमेंट हैं जो बहुत ही हाई रिएक्टिव है, लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, तो जब हम इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज़ करते हैं. तो इलेक्ट्रोलिसिस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसमें हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है. ठीक है, वर्ड इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस का मीन्स होता है ब्रेक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कुछ चीज़ ब्रेक करना. ठीक है, सो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ सेपरेटिंग अ कंपाउंड इनटू इट्स पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स. जो कंपाउंड है उसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे उनके पार्टिसिपेटिंग और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में बाय पासिंग अ इलेक्ट्रिक करंट, है ना. हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू इट्स मोल्टन कंडीशन और एक्वस सोल्यूशन. तो और ये जो कंपाउंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? या तो मोल्टन कंडीशन में होना चाहिए या उसका एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए. आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होगी जब हमारे पास जो कंपाउंड है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा. तो लिक्विड फॉर्म क्या हो सकता है? या तो उसका मोल्टन कंडीशन हो सकता है या एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है. एक्वस सॉल्यूशन मतलब कंपाउंड को वाटर में हम क्या कर देंगे? डिजोल्व कर देंगे तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा. अब मोल्टन मतलब सपोज एक कंपाउंड है NaCl, तो उसका मोल्टन कैसे करेंगे? उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट देंगे तो वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. उसी को हम बोलते हैं मोल्टन कंडीशन. उसमें कोई भी पानी नहीं रहता उसमें. मोल्टन मतलब वही कंपाउंड है, उसको बहुत ज़्यादा हम गर्म करके मेल्ट कर देंगे, उसको मोल्टन कंडीशन बोलते हैं. तो किसी भी जो कंपाउंड है उसको उसके मोल्टन कंडीशन या एक्वस सोल्यूशन में करंट पास करेंगे तो वो अपने पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा. कैसे? जैसे हमने कंपाउंड लिया NaCl, ठीक है, उसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास की. NaCl क्या है? मोल्टन कंडीशन में है सपोज, है ना. NaCl मोल्टन कंडीशन में है, उसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास की तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या हो गया? ब्रेक हो गया, Na आयन और क्लोराइड आयन में. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस. कि जब हम किसी कंपाउंड के मोल्टन कंडीशन या एक्वस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है. दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो किसका होता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड का होता है. अब इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या उसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं वो होता है. ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कौन सा बॉन्ड होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. हमने क्लास 10th में और अभी पिछले साल भी पढ़ा था कि बॉन्ड बहुत सारे टाइप के, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था? देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे NaCl जब बनता है तो Na का एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन के पास क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है. तो यहाँ पर देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. ठीक है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती थी. पर यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीटली ट्रांसफर. इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन के पास चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा. सो दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड. जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, NaNO3 हो गया, दे आर ऑल इलेक्ट्रोलिटिक
कंपाउंड, ठीक है। तो एग्जांपल NaCl है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड में दो चीज़ होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, ठीक है। सो कैटायन सोडियम आयन, एनायन क्लोराइड आयन। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होता है, उसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड में करंट पास करेंगे। करंट पास करने के बाद वो क्या होगा, क्लोरीन आयन और सोडियम आयन क्लोराइड आयन में सेपरेट हो जाएगा या अपने आयन्स में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी में खुद से केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, खुद से NaCl Na आयन और क्लोराइड आयन में सेपरेट नहीं हो रहा है, हम उसको अलग से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तभी वो अपने आयन्स में क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। सो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू दी केमिकल एनर्जी. So it is a cell in which electrical energy is converted into chemical energy. तो इनपुट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट होता है केमिकल एनर्जी, ठीक है। जैसे कि NaCl का मैंने एग्जांपल दिया आपको। इसमें जो रिएक्शन होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, है ना। स्पॉन्टेनियस नहीं होता, खुद से ऐसा रिएक्शन नहीं हो जाता कि NaCl आपने मोल्टन कंडीशन में रख दिया तो एनायन और क्लोराइड आयन में सेपरेट हो गया, ऐसे नहीं होता है। जब तक आप उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास नहीं करोगे वो अपने आयंस में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, सेपरेट नहीं होता है। तो उसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये खुद से नहीं होते हैं। वी नीड टू अप्लाई सम force or energy to that, then only that reaction will occurs. Okay, so it is a non-spontaneous redox reaction occur. नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि जो गिव्स फ्री एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन 0. ओके, सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है समझ में आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. तो चलो हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं Ca, ठीक है। Ca एक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं। तो C क्या हो जाएगा, कैटायन, और A क्या हो जाएगा, एनायन। समझ रहे हैं ना, जैसे NaCl में Na कैटायन होता है, Cl एनायन होता है, वैसे एक इलेक्ट्रोलाइट है। पहला जो टर्म रहेगा आपको पता है कि वो कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। तो Ca में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेंगे तो हमने आयंस में क्या हो जाएगा, इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट है, Ca इलेक्ट्रोलाइट को हमने इस तरीके से क्या किया है, एक बीकर में डाल दिया है, एक वेसल में डाल दिया है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो टैंक होता है वो ऐसा टैंक होता है कि वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, इनर्ट रहे, ठीक है। ऐसा हम एक टैंक लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट हमेशा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अब इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड रख दिए हैं, दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट मतलब दे वोंट टेक पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, ठीक है। तो हम जनरली नहीं, वो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से हम इलेक्ट्रोड का चूज करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रखा है, इसका मतलब है कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं, ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से। आपको पता होगा बैटरी में एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये नेगेटिवली चार्ज हो गया तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयन मतलब C+ आयन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया ये वाला इलेक्ट्रोड, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव आयन मतलब A- आयन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, जब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या समझते हैं, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। तो इस इलेक्ट्रोड में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो माइनस आयंस हैं यहाँ पर जाके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये जो माइनस आयंस है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पर जाके वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे और क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। मतलब डिस्चार्ज समझते हैं ना, पहले चार्ज था उनमें माइनस आयन, अब क्या हो जाएंगे, उनमें कोई भी चार्ज नहीं रह जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो ये पॉजिटिव आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। गेन करने के बाद
ये भी क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं पॉजिटिव टर्मिनल में क्या हो रहा है ना। पॉजिटिव टर्मिनल में क्या होगा, ये ए माइनस जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, इस इलेक्ट्रोड को दे देंगे और खुद क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो ये वाला टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो गया, एनोड। क्यों हुआ एनोड, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर इस एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये नेगेटिवली चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के पास आएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज करके खुद डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज समझ रहे हैं, यहाँ माइनस था, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज हो गए मतलब यहाँ पर अब क्या हो जाएंगे, वो डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, डिस्चार्ज होके यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेंगे। तो ये हो गया हमारा एनोड। अब नेगेटिव टर्मिनल में क्या हो रहा है देखते हैं। नेगेटिव टर्मिनल में जो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर माइनस चार्ज है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज होके यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। इट इज़ अ रिडक्शन, वाई, बिकॉज देर इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो इस टर्मिनल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जहाँ पर रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल क्या बन गया, कैथोड बन गया। तो याद रखेंगे आप, गैल्वेनिक सेल में उल्टा हुआ था, है ना, वहां पर नेगेटिव टर्मिनल एनोड था और पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड था। जबकि दिस सेल, दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है। तो हम टर्मिनल से याद नहीं रखेंगे, हम याद रखेंगे कि जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, जहाँ रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। यहाँ रिडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है, इसलिए ये कैथोड टर्मिनल हो गया। यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस जो हैं आके इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं मतलब उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये टर्मिनल क्या हो गया, एनोड। सो पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड, नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैंने बात बताई वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ठीक है, कैटायंस जो है डिपॉजिट होते हैं कैथोड में और एनायंस डिपॉजिट होते हैं एनोड में। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं एनायंस एनोड, कैटायन कैथोड। कैटायंस कहाँ जाएंगे, कैथोड में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, एनायन एनोड में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, अगर दो या दो से ज़्यादा आयंस कंपीट करते हैं इलेक्ट्रोड में तो क्या होता है। तो इसके बारे में, इन दो पॉइंट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उससे हमको कुछ प्रोडक्ट मिलता है। क्या डिपॉजिट हो रहा है, आप देखोगे एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है ए, मतलब हमको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पर ए प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, ए डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या डिपॉजिट हो रहा है, सी। ठीक है, तो इस पूरे रिएक्शन में हमको दो प्रोडक्ट मिल रहा है, ए और सी मिल रहा है। ठीक है, तो वैसे ही कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है। तो पहला डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इनर्ट है कि रिएक्टिव है। इनर्ट जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्लेटिनम जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इट विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। बट कुछ इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसे अगर हम कॉपर ले लें, जिंक ले लें, अगर प्लेटिनम की जगह कॉपर का ही वहाँ पर इलेक्ट्रोड ले लें या जिंक का इलेक्ट्रोड ले लें, तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, आप किस टाइप का सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो, मोल्टन सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद हमको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। कौन कौन से रिड्यूसिंग स्पीशीज और ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, इस पर भी डिपेंड करता है, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, इस पर भी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, उसका हम देखते हैं
कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक दो इलेक्ट्रोड लिए, ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, प्लेटिनम के हैं सपोज। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है कैथोड, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है एनोड, तो दिस इज एनोड, ये क्या हो गया कैथोड हो गया। अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज हो गया है ना, एनोड जो है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्लोरीन के आयन्स आएंगे, यहाँ पर सोडियम के आयन आएंगे। सोडियम के आयन जब यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे और उसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सोडियम जो है, सोडियम आयन जो है यहाँ पर आके डिस्चार्ज हो गया और इस कैथोड के चारों तरफ क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ पर आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एटम्स बना देगा। अब आपको पता है क्लोरीन एटम्स आर नॉट स्टेबल, तो ये दो क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बना लेंगे और क्लोरीन गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिला, यहाँ पर सोडियम मिला और यहाँ पर क्लोरीन गैस मिला, ठीक है। तो इसके दो प्रोडक्ट मिले। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या रिएक्शन हो रहा है। NaCl है ना, NaCl का मोल्टन है, तो उसमें क्या होगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होंगे। कैथोड मतलब हमारा नेगेटिव टर्मिनल में क्या रिएक्शन हो रहा है, सोडियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सोडियम सॉलिड बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट हो जा रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। एनोड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, वहाँ पर क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन एटम बना रहा है। क्लोरीन एटम इज नॉट स्टेबल, तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, क्लोरीन गैस, है ना। यहाँ पर बहुत सारे क्लोरीन एटम्स हैं, ये आपस में रिएक्ट के क्लोरीन गैस बना लेंगे और यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे। आप चाहो तो इस रिएक्शन को पूरा एक ऐसे कंटेनर में सील्ड कंटेनर में करो और यहाँ पर एक छोटा सा आउटलेट निकाल दो जहाँ से क्लोरीन गैस निकल सकता है, ठीक है। तो अगर हमको क्लोरीन गैस चाहिए तो हम इस तरीके से क्लोरीन गैस का क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस, ठीक। क्या करेंगे, क्लोरीन गैस बनाना तो सोडियम क्लोराइड का मोल्टन लेंगे और उसको इस तरीके से इलेक्ट्रोड को, उसमें दो इलेक्ट्रोड डालेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो जो एनोड साइड होगा वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। तो टोटल इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमको, सोडियम मिल रहा है कैथोड पे और क्लोरीन गैस मिल रहा है एनोड पे। तो ओवरऑल रिएक्शन समझ में आ रहा है। NaCl जो है उसमें क्या क्या मिल रहा है हमको, Na और क्लोरीन गैस, Na जो है कैथोड में और क्लोरीन जो है Na जो है कैथोड में और क्लोरीन गैस एनोड में मिल रहा है। तो इस तरीके से दिस डायग्राम एंड दिस रिएक्शन शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इफ वी इलेक्ट्रोलाइज द मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पर अभी हमने मोल्टन लिया, इसमें कुछ भी वाटर प्रेजेंट नहीं था। अगर हम एक्वस सोडियम क्लोराइड ले लेंगे तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं एक्वस का क्या होगा। एक्वस में क्या होगा, NaCl भी होगा और वाटर। तो इस तरीके से NaCl और वाटर का मिक्सचर है, उसमें हमने एनोड लगा दिया, कैथोड लगा दिया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अब चलो देखते हैं कि एनोड में क्या रिएक्शंस होंगे और कैथोड में क्या रिएक्शंस होंगे। तो पहले देखते हैं NaCl है तो Na आयन भी रहेगा, क्लोराइड आयन भी रहेगा। सिमिलरली वाटर है, वाटर के भी H+ आयन और OH- आयन रहेंगे इस सोल्यूशन में, इस इलेक्ट्रोलाइट में। तो अब देखो कैथोड है, कैथोड में क्या होता है, कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, ओके, कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर। सो नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है तो उसमें पॉजिटिव टर्मिनल आना चाहेंगे। तो देखो दो पॉजिटिव स्पीशीज है यहाँ पर, एक Na आयन है और हाइड्रोजन आयन भी है। तो दोनों यहाँ पर आने के लिए क्या करेंगे, compete करेंगे कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा या लिबरेट होगा, सोडियम आयन की हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो कैथोड में दो रिएक्शन हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करे और सोडियम मेटल बना दे और डिपॉजिट हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है, वाटर भी वहां पर compete करेगा, वाटर भी इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो रिएक्शन हो सकते हैं कैथोड में, समझ रहे हैं ना। देखो ये एक्वस NaCl सॉल्यूशन है तो इसमें वाटर के भी होंगे आयंस और सोडियम क्लोराइड के भी आयंस होंगे, समझ में आया इतना। क्योंकि ये एक्वस सोडियम क्लोराइड है इसलिए इसमें जो एक्वस सोल्यूशन है इसमें सोडियम के भी आयन होंगे, क्लोराइड के भी आयन होंगे, वैसे वाटर के में भी हाइड्रोजन आयन में होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन भी होंगे। अब जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है तो Na आयन भी उस तरफ अट्रैक्ट होगा और हाइड्रोजन आयन भी उस तरफ अट्रैक्ट होगा। हमको ये जानना है
कि अल्टीमेटली हमको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ पर क्या चीज़ है जो आके डिपॉजिट होगी दोनों में से, कि दोनों ही डिपॉजिट हो जाएगी कि दोनों में से एक ही डिपॉजिट होगा, ये हमको जानना है। ठीक है, तो इसको हम जानने के लिए क्या करेंगे, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल जानेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैथोड में रिडक्शन होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो हम सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे और वाटर का। अब देखो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल इज कंपेरेटिवली हायर देन सोडियम। सोडियम का तो नेगेटिव में है जबकि वाटर का 0 है। ठीक है, हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन का क्या क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से हम दोनों का, सोडियम आयन का और हाइड्रोजन का देखते हैं, एसआरपी देखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम पाते हैं कि वाटर का रिडक्शन जो है पोटेंशियल वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली सोडियम से। तो किसका यहाँ पर रिडक्शन होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, सोडियम का रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिंस रिएक्शन विथ हायर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड, देयरफॉर रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, अल्टीमेटली ये वाला। तो हमको यहाँ कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ना कि सोडियम डिपॉजिट होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया ना कैसे हो रहा है, दो पॉजिटिव आयन है, दोनों ही यहाँ कैथोड पे रिड्यूस होने की कोशिश करेंगे, पर रिड्यूस फाइनली कौन होगा, जिसका एसआरपी की वैल्यू, जिसके E0 की वैल्यू ज़्यादा होगी। E0 की वैल्यू इसकी ज़्यादा है, इसलिए वही यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस होगा। वाटर के केस में हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो यहाँ से कौन सी गैस मिलेगी हमको, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इस बारे अगर यहाँ पर सपोज को पूरा सील बंद कर दे और यहाँ पर एक आउटलेट निकाल दे, तो उस आउटलेट से कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और इस वाटर में क्या बच जाएगा, Na आयन और OH आयन। ठीक है, अब हम देखते हैं एनोड में क्या रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एनोड में भी आप देखो दो नेगेटिव आयन है। ठीक है, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर दो हैं, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो कौन यहाँ पर जाएगा, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी जाने की, तो दोनों के E0 को अपन कंपेयर करेंगे। अब आप एक चीज़ और याद रखना, एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जैसे कि रिडक्शन किसका होता है, जिसका एसआरपी ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम उल्टा मानेंगे, जिसका एसआरपी कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन ज़्यादा इजीली होगा। तो वैसे तो एसआरपी इसका कम है, तो इसका एसआरपी इसका कम है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन इजीली हो सकता है। इसका एसआरपी ज़्यादा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन लेट से होगा, क्योंकि इसमें रिड्यूस होने की कैपेसिटी है। तो पर हम क्या करते हैं, हमको अल्टीमेटली क्लोरीन गैस ही चाहिए। ठीक है, हम क्लोराइड, हम चाहते हैं कि क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो एज कम्पेयर टू वाटर। तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, इतना वोल्ट सप्लाई करना पड़ेगा बैटरी में। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तब ताकि हमको एनोड में क्या मिले, क्लोरीन गैस मिले। तो अल्टीमेटली हमको एनोड में हम ये वाला रिएक्शन प्रेफर करते हैं, उसके लिए हमको ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, गैस के केस में, जनरली गैस के केस में ओवर वोल्टेज देना पड़ता है डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए। ठीक है, सो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एनोड में क्लोरीन गैस मिल गई, यहाँ हाइड्रोजन गैस मिल गई। तो यहाँ क्या बचा, Na आयन और OH आयन बचा। समझ रहे हैं ना, आपने क्या देखा, क्लोराइड गैस, यहाँ से क्लोराइड आयन मिलके यहाँ डिपॉजिट हुआ, लिबरेट हो गया, हाइड्रोजन गैस यहाँ इस तरफ हो गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बचा, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये दोनों आयन यहाँ पर बचे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको याद होगा क्लास 10th में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का मेथड पढ़ा था, उसमें हमने यही इक्वेशन पढ़े थे कि सोडियम क्लोराइड का हम ब्राइन सोल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, यही वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमको क्या मिला, कैथोड पे कौन सा रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन गैस का। एनोड पे किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन गैस का। तो फाइनल हमको ये कैथोड का रिएक्शन मिला, एनोड मिला, तो हमको ओवरऑल रिएक्शन ये मिल गया। तो आप देखोगे जब हम मॉल्टन लिए थे, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, तब हमको क्या क्या मिला था, सोडियम और क्लोरीन गैस मिली थी। बट वहीं अगर हम एक्वस ले लेते हैं तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, हाइड्रोजन और
क्लोरीन गैस लिबरेट होती है और सॉल्यूशन में क्या रह जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखो, अगर हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तब हमको अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, जब हम एक्वस सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो हमको अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा है, मोल्टन है कि एक्वस है। मोल्टन के केस में हमको क्या क्या मिला, दिस इज द प्रोडक्ट इन द केस ऑफ मोल्टन NaCl, एंड इन केस ऑफ एक्वस हमको ये सारे प्रोडक्ट मिले। सो प्रोडक्ट जो है डिपेंड करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसे है। अब दूसरा हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अभी तक हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड्स ही यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ये मेथड याद होगा तो ये मेथड हम सेम क्या करते थे, कॉपर रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करते थे यही मेथड का। उसमें क्या होता था, एनोड जो रहता था इट इज़ मेड फ्रॉम दी इम्प्योर कॉपर, कैथोड हम बनाते थे प्योर कॉपर का, है ना। एनोड है मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो है कैथोड है मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो जो कॉपर आयन है वो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर जाके डिपॉजिट होते जाएंगे। और इसमें अगर कोई गंदगी होगी, कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी तो यहाँ एनोड के नीचे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने मेथड पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में। दो इलेक्ट्रोड लिया हमने, कॉपर के इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड है, यहाँ इम्प्योर जिसको हम प्योर करना चाहते हैं उसका इलेक्ट्रोड होता था, याद है। ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसके जो कॉपर हैं धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में घुल जाते थे, और कॉपर आयन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, कॉपर आयन पॉजिटिव रहते हैं तो इस तरफ जाके अट्रैक्ट होके यहाँ क्या हो जाते थे, डिपॉजिट हो जाते थे। इस तरीके से हमको प्योर कॉपर मिल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में देखो आप, ये जो इलेक्ट्रोड है इट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दी इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जबकि इससे पहले हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए थे लाइक प्लेटिनम के, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। पर अगर हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेते हैं तो दे डू टेक पार्टिसिपेट इन दी सेल रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड जो है वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, गेन करके कॉपर मेटल बना दे रहे हैं। जबकि एनोड में क्या हो रहा है, जो कॉपर है, ये जो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और कॉपर आयन बना रहे हैं। ठीक है, तो हमको अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या मिला, कॉपर मिला यहाँ पर। ठीक है, और सल्फेट आयन कहाँ रह जाएंगे, इस सॉल्यूशन में रह जाएंगे, जो इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, सो कॉपर एनोड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगा, इट इज ईटन अवे बाय ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डाइल्यूट कॉपर सोल्यूशन, ये जो है कॉपर, दिस इज द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जो निगेटिव आयंस हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बट दे डू नॉट चेंज, इंस्टेड कॉपर एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज टू कॉपर आयन, स्टिल ऑक्सीडेशन। ठीक है, और positive ion are attached to the attracted to the negative electrode, gain electrons, so are reduced and reduction यहाँ पर होता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर कॉपर आयंस, जो कॉपर मेटल्स, ये जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है इसके जो कॉपर आयन है इसमें घुल जाते हैं, और इस तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है उसकी तरफ जाके अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कॉपर आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर कॉपर आयंस का रिडक्शन हो रहा है। So this is the overall reaction in case of copper sulfate solution using copper electrodes. इलेक्ट्रोड कैसे हैं, कॉपर के हैं। तो हमने देखा कि प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रोलिसिस का, प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, मॉल्टन लिया है कि एक्वस लिया है। क्योंकि मॉल्टन लेंगे तो हमको अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, एक्वस लेंगे तो हमको अलग प्रोडक्ट लेंगे। वैसे ही अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो हमको अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे तो हमको अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्पीशीज़ हैं तो उन दोनों में कंपटीशन होता है, तो जिनका एसआरपी ज़्यादा होता है वो रिड्यूस होते हैं और जिनका एसआरपी कम होता है वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है।
वैसे तो इलेक्ट्रोलिसिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसमें जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो फैराडेज लॉ से आते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पर आपको बेसिक इलेक्ट्रोलिसिस पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें एक एक ही वेसल होता है ना। जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल में देखा था, दो वेसल्स होते हैं, दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, एक ही वेसल होता है, एक ही वेसल में दोनों ही इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, ये सब चीज़ें हैं जो कुछ है जो आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक फंडा क्या है। आगे हम लोग फैराडेज लॉ पढ़ेंगे। जनरली जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो फैराडेज लॉ से ही आते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल से रिलेटेड कुछ होमवर्क दिया है, 5 जो हैं क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप इसके आंसर मुझे और नोट्स को कंप्लीट करके भेजिएगा। ओके, थैंक यू।